जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 विज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं। आज का हमारा पाठ है 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। आज हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। प्रश्न 1, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या क, वर्गीकरण आवश्यक होता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। दूसरा है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। तीसरा है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। और चौथा है सभी हेतु। तो इसका सही विकल्प चौथा सभी हेतु। दूसरा है अगला नंबर ख, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। 4 विकल्प हैं, ठोस में, गैस में, जलवाष्प में, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, गैस में। किसी द्रव को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है। अगला नंबर ग, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह 4 विकल्प हैं। नंबर 1, उसकी तली में बैठ जाएगी। नंबर 2, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। नंबर 3, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी। नंबर 4, उसको खाली कर देगी। तो इसका विकल्प दूसरा सही है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। आ जाइए नंबर घ पे, पदार्थ की निर्माण इकाई है। 4 विकल्प यहाँ है, परमाणु, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन, चौथा है न्यूट्रॉन। सही विकल्प है पहला, परमाणु। पदार्थ की निर्माण इकाई है परमाणु। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें नंबर क्या है, ठोस का आकार खाली स्थान है होता है, तो इसमें भरा जाएगा निश्चित। ठोस का आकार निश्चित होता है। इसके बाद नंबर क्या है, अगरबत्ती की सुगंध खाली स्थान गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। इसमें भरा जाएगा गैसीय गुण, तो हो जाएगा अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। इसके बाद नंबर ग पे आ जाइए, खाली स्थान है पानी में घुल जाता है, तो यहाँ भरा जाएगा नमक। नमक पानी में घुल जाता है। नंबर घ, खाली स्थान है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यहाँ भरा जाएगा अणु। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें नंबर क्या है प्रश्न, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ठोस, द्रव और गैस। और इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ठोस की सॉलिड, द्रव की लिक्विड और गैस का गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 का ख, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। उत्तर, पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित रहते हैं। तो यहाँ क्या आंसर है, ठोस अवस्था। आगे देखिए प्रश्न 3 का ग, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ देखिए उत्तर, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अब प्रश्न 3 का घ, पारभासी किसे कहते हैं। उत्तर, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। प्रश्न संख्या 4, कारण बताइए। 4 का क, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। उत्तर देखिए, द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल
कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 4 है, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। उत्तर देखिए, जल से भरे गिलास में गिलास तथा जल दोनों का भार होता है, क्योंकि जल के अणु निकट होते हैं, जिसके कारण जल का भार होता है। इसके विपरीत खाली गिलास में केवल गिलास का ही भार होता है। वायु का भार नगण्य होता है, क्योंकि वायु के कण दूर दूर होते हैं। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 5 का क्या है? पहला प्रश्न है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। उत्तर, एक गुब्बारा लें, उसमें पंप द्वारा हवा भरें, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है। प्रश्न संख्या 5 का है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? उत्तर, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ जो कि ठोस है, बर्फ ठोस को गर्म करने पर पानी द्रव में बदल जाता है तथा पानी को ठंडा करने पर वह पुनः बर्फ में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठोस, हेडिंग डालेंगे। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। जैसे कांच। द्रव, द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे जल। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता, जैसे ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 6 पे आ जाइए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 अपारदर्शी और नंबर 3 पारभासी। प्रश्न संख्या 7, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। कठोर वस्तुएं लोहा, लकड़ी, कांच। मुलायम वस्तुएं रबड़ की गेंद, स्पंज, ऊन। प्रश्न संख्या 8, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? उत्तर, चुंबक लोहे द्वारा निर्मित वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा निकिल, कोबाल्ट जैसे अल्प धातुओं से बनी वस्तुओं को भी आकर्षित करता है। प्रश्न संख्या 9, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। पारदर्शी वस्तु कांच, जल। अपारदर्शी वस्तु चमड़ा, पत्थर, लकड़ी। पारभासी वस्तु ट्रेसिंग पेपर, मोटा कपड़ा। प्रश्न संख्या 10, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? अपने विचार दीजिए। उत्तर, किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट, रंग आदि के आधार पर की जाती है। किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इसलिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो ये तो पाठ का अभ्यास प्रश्न था। अब इस पाठ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए उस पाठ को पढ़ लिया जाए।
इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं। ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्रित करें। इस एकत्रित संग्रह में हमारे पास हो सकती है बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया आदि। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी है। खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बनी है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे गिलास कांच अथवा स्टील धातु के बनाए जा सकते हैं। क्रियाकलाप। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। तालिका 2.1 को पूरित कीजिए। पदार्थ है, वस्तु है। तो लोहा पेंच बनाने के काम आता है। कील बर्तन औजार। लकड़ी से क्या क्या बनता है इसमें भरना है। कुर्सी, मेज़, दरवाज़ा आदि। कांच से गिलास बनाई जाती है। शीशे की गोली बनाई जाती है। गाड़ियों के शीशे, दर्पण आदि। मिट्टी से बहुत से चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से दिया बनाता है और भरुका बनाता है और सुराही बनाता है आदि अन्य बर्तन भी बनाए जाते हैं। इसी प्रकार एक वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। तालिका 2.2 को पूरित कीजिए। इसको पूरित करना है। खुरपी में लोहा और लकड़ी लगा रहता है। चश्मा में कांच लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, मेटल लगा होता है। शर्ट में आपको पता है कि इसमें कपड़ा रहता है और प्लास्टिक की बटन रहती है। छाता जो है इसमें भी कपड़ा रहता है, लोहा लगा रहता है, लकड़ी का भी बेंट आता है, प्लास्टिक का भी बेंट आता है, तमाम चीज़ें होती हैं। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। आप अपने पास पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण
भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। आपने नारियल का तेल देखा होगा। जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी में तरल द्रव रूप में हो जाता है। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, ठोस, जल, द्रव तथा जलवाष्प गैस के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। सोचिए और बताइए, क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बनाई जाए और गिलास कपड़े से बनाया जाए? क्या होगा अगर कीलें और स्क्रू मोम के बनाया जाए? क्या लोहे का गुब्बारा बन सकता है? ठोस कांच की गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थों में कण, अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ये देखिए ठोस पदार्थ है, इसके जो कण है देखिए आपस में मिले हुए हैं, सटे हुए हैं, अर्थात इनके बीच का जो गैप है कम है और इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक है। द्रव 1 लीटर के नापना बर्तन को पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेलें। हम देखते हैं कि जब पानी नपने में था तब नपने की आकृति का दिखाई दे रहा था और जब उसे भगोने में उड़ेला गया तब उसकी आकृति भगोने जैसे दिखाई देने लगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनकी आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। तो यहाँ देखिए यह द्रव पदार्थ है, इसके जो अणु है वह ठोस के अपेक्षाकृत दूर दूर हैं। गैस, घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा। इनमें से काले रंग का धुआं निकलता है। ये धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ देखिए गैस है, गैस के जो कण है वह बहुत दूर दूर हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक, पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं? नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या
अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील हैं, जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। इस प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जल के सापेक्ष भार के आधार पर कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतया तैरती हैं वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती हैं वे जल से भारी होती हैं। जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखें कौन तैरेगी तथा कौन डूबती है। तालिका 2.3 क्रम संख्या पदार्थ वस्तु तैरती है डूबती है जल से हल्की जल से भारी। सरसों का तेल यह तैरता है पानी में तो जल से हल्का है। मोम ये भी तैरता है जल से हल्का है। लोहे की कील यह डूब जाती है तो यह जल से भारी है। कांच की गोली डूब जाती है यह भी जल से भारी है। लकड़ी का टुकड़ा तैरता है तो जल से हल्का है। इस प्रकार जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का या भारी में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारदर्शिता के आधार पर लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच, जल आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जाता है। क्रियाकलाप 2 घर, पास पड़ोस तथा विद्यालय में पाए जाने वाले अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं को पहचानें और उन्हें तालिका 2.4 में अंकित करें। चमड़ा यह क्या है? यह अपारदर्शी है तो इसमें टिक कर देंगे। मोटा कपड़ा यह भी अपारदर्शी है। पतले कांच का टुकड़ा यह क्या है? पारदर्शी। पत्थर अपारदर्शी। ट्रेसिंग पेपर यह क्या है? पारभासी। कठोरता के आधार पर कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। एक एक करके इनको अंगुलियों से दबाएं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थ को मुलायम पदार्थ कहते हैं तथा कुछ पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते हैं, इन पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं। चुंबक के साथ व्यवहार के आधार पर क्रियाकलाप 3 अपने बस्ते में से पेन, पेंसिल, प्रकार, रबड़, चाक आदि लें। इसके अतिरिक्त लोहे की कुछ कीलें, लकड़ी का बुरादा, चाक, पाउडर, प्लास्टिक के बटन तथा आलपिन को किसी कागज पर अलग अलग रखें। एक क्षण चुंबक लें। प्रत्येक वस्तु के पास बारी बारी से चुंबक को लाएं। क्या देखते हैं? अवलोकनों को निम्नलिखित तालिका में लिखें। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। चाक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे पीटकर टुकड़ों में विभाजित कर लें। इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हैं। अब इसे इतना अधिक पीसें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। अब इस पाउडर को
किसी महीन कपड़े से छान लें। छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हम इसी प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु अथवा परमाणु को नग्न अवस्था से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसे सूक्ष्मतम कणों की केवल कल्पना ही की जा सकती है, इनको देखना दिखाना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं, तभी इन्हें पदार्थ की संरचना की इकाई कहा जाता है। कुछ और भी जानें। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ है अविभाज्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा। आधुनिक परमाणु विज्ञान सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु को मूलभूत कण भी कहते हैं। प्रोटॉन धनावेश होता है, P से संकेत है इसका। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, इसका E से संकेत है। न्यूट्रॉन उदासीन है, इसका N से संकेत है। हमने सीखा प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर भी बना हो सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है। तो इस साथ वीडियो समाप्त करें। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।